नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुनिगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊं कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स है। कल मंथली एक्सपायरी यानी कि बड़ी वाली एक्सपायरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसी हो सकती है। और अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे वीआईपी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के नजरिए के साथ। इसके अलावा शो की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब हमारे जानकार देते हैं। इस शो में आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में, ये तमाम जानकारी जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, इतना स्वदेश को ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। KKT लिखिए, कल की तैयारी लिखनी है, स्पेस देना, फिर आपको अपना सवाल भेज देना है। एक तरीका और है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से भी आपके सवाल हम लेंगे और जानकारियों से समझने की कोशिश करेंगे कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में उस पर क्या करना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और बाजार में अब यहाँ से क्या रूप बनता है ये समझेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ विनीत वॉलिंजकर और निखिलेश पावस्कर जुड़ेंगे। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे बाजार में यहाँ से क्या रूप होता है, क्योंकि आज देखिए बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी, एक अच्छी मजबूती के साथ निफ्टी आज खुला, लेकिन वापस से एक दबाव देखने को मिला और कहीं ना कहीं कह सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। निफ्टी का आज इंट्राडे का हाई देखिए 19,452 यानी वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। बैंक निफ्टी में तो उससे ज़्यादा दबाव देखने को मिला, 19,347 के आसपास बंद हुआ। 19,452 का हाई था, वहाँ से काफ़ी कमज़ोर हुआ। इंट्राडे में 19,339 का हाई बना, यानी कि कह सकते हैं दिन के निचले स्तर पर ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है। इस हरे निशान पर बिल्कुल मत जाइए। अब बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 44,779 का इसने आज इंट्राडे में हाई बनाया, लेकिन जैसे ही इसने 700 के नीचे गिरा 44,700 के नीचे, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट बढ़ती हुई 44,500 का स्तर टूटा। तो काफ़ी तेज़ से गिरावट लास्ट के एक घंटे में देखने को मिली। 44,149 का जो है कह सकते हैं इंट्राडे में लो बनाया, वहाँ से 70-80 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन मैं उस रिकवरी पर भरोसा नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। तो क्या बाजार में चिंता की बात है? अब एक इंडेक्स और देखिए, मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी 100 मिड कैप इंडेक्स में देखिए, वहाँ दबाव देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। वो कहीं ना कहीं सुबह से मजबूत था और मजबूती के आसपास ही बंद हुआ, यानी कि ये संकेत है कि कुछ शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। वो कौन से शेयर्स थे? और फटाफट कुछ शेयर्स देखिए। HDFC बैंक दिन के निचले स्तर पर पहुंचा, लास्ट के जो है एक घंटे में शेयर में दबाव देखने को मिला। एक शेयर और देखिए, ICICI बैंक, इस शेयर ने भी बाजार पे दबाव बनाया और दिन के निचले स्तर पे ICICI बैंक का शेयर बंद होता हुआ दिखा। तीसरा शेयर देखिए, SBI, यहाँ भी दबाव देखने को मिला और ये भी दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ, यानी कि 3 हेवी वेट बैंकिंग स्टॉक जिसमें दबाव देखने को मिला, उसकी वजह से ही हमने देखा कि बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला। अब एक और सेक्टर देखिए जिससे आपको समझना कि बाजार में दबाव क्यों बना। OMC स्टॉक्स देखिए, आज जिस तरीके से खबरें आई 200 रुपये सिलेंडर की कीमत घटाने की, उसकी वजह से सुबह से OMC स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला था। HPCL देखिए, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। IOC देखिए, वो भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन फाइनली दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। HPCL, BPCL और IOC तीनों में गिरावट देखने को मिली। एक और शेयर देखिए, रिलायंस, जहां दबाव थोड़ा बना हुआ है, दबाव देखने को मिला। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आज के बाजार में देख सकते हैं 2 सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंकिंग, इसमें ही दबाव देखने को मिला था। इस बाजार में जब बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हो रहा है, मैं पॉजिटिव चीज़ आपको बताना चाहूँ। एक तो मैंने मिड कैप इंडेक्स की बात की, अब 2 सेक्टर और देखिए जो आज बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। हाई बीटा नेचर के सेक्टर है लेकिन मजबूती दिखा रहे थे। रियल्टी इंडेक्स देखिए, 1% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है। दूसरा इंडेक्स देखिए मेटल, वहाँ भी हमने देखा कि आज के ट्रेड में मजबूती। रियल्टी इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। मेटल इंडेक्स देखिए, ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास नहीं, लेकिन मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। तो मेटल, रियल्टी जैसे इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हो रहा है। स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो ये संकेत दे रहा है कि हाँ, बाजार में इतना घबराने जैसा कुछ नहीं है। कुछ शेयर्स, कुछ सेक्टर्स थे जिसकी वजह से दबाव देखने को मिला और बाजार में आखिरी एक घंटे में ये इस तरह का गिरावट देखने को मिली। चूंकि कल मंथली एक्सपायरी है, इसलिए ऐसा ट्रेंड बनता हुआ दिखा है। अब अपने दोनों जानकारों समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ है या बाजार कुछ और संकेत दे रहा है। निखिलेश और विनीत सर, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। निखिलेश, आपके साथ ही शुरुआत करूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि बहुत कुछ बुरा नहीं है, बस ठीक है एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे, बीते 2 दिनों से रेंज नीचे की तरफ टूटा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बाजार में जो है वो एक अच्छा ट्रेंड बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि बाजार में क्या संकेत दे रहा है, तो बाजार में जो है वो
देखो, अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक वर्क करेंगे तो इतना भी कुछ खराब नहीं है, लेकिन इंडेक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 19,400 450 ये लेवल से क्रॉस नहीं हो रहा है। आज भी सुबह मैंने जैसे ही मार्केट खुला एक सेल कॉल इनिशिएट किया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और हमें थोड़ा-सा मंदी देखने को मिल सकता है। 19,300 से लेके 19,280 ये मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। कल का जो एक्सपायरी वो सरप्राइज़ कर सकता है। दोनों तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट 19,430 के ऊपर निकलता है, तो फिर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन 19,300 के नीचे चला जाता है, तो मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट ने 19,000 का लेवल भी दिखाया तो। तो हायर लेवल के ऊपर थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी वैसे ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। 44,200 जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, वही एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है, तो फिर हम लोग 800 से लेके 1000 पॉइंट इसमें भी एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा इंडेक्स के ऊपर मेरा व्यू जो है वो सेल ऑन राइज़ का ही है। इसमें मेरे टारगेट जो है वो काफ़ी नीचे के साइड में ओपन होते हुए मुझे लग रहे हैं। लेकिन निफ्टी के ऊपर 19,430 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, फिर एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो 19,350 के आस-पास रखना चाहिए। है कि अभी फिलहाल के जो है तेज़ी नहीं दिख रही, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है, निचले मान के चल रहा है। विनीत सर, कोई समस्या तो नहीं है बाजार में? विनीत सर, आपने म्यूट कर रखा है। जिस तरीके से आज थोड़ा दबाव देखने को मिला लास्ट के आधे एक घंटे में, ये कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, देखिए, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट। एंड ये जो फॉल्स आती है वेनेसडे वेनेसडे होने के कारण है ना, और ये लॉन्ग टर्म एक्सपायरी है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई जनरल टेंशन है। बट एक चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि 19,500 के नीचे मार्केट थोड़ा सा हैवी लगता है। और जब तक ये जो रीसेंट लोज नहीं तोड़ता है 19,250 के, मेरे को लगता है ये मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। दूसरी चीज क्या है, ज्यादा करके एक्शन मार्केट में मिड कैप और स्मॉलर कैप शेयर्स में ज्यादा है। वहां पे ग्रोथ, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वहां पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव और आउटलुक काफी स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसकी वैल्यूएशन एट 14 टाइम्स CY25 है। सो हमें जबकि आपका जो निफ्टी का और निफ्टी मिड कैप का जो अर्निंग्स है वो 17 और 18 के ऊपर है। तो ये जो सिग्निफिकेंट गैप है और ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है, और इसकी वजह से आपका स्मॉल कैप वेरी अग्रेसिवली परफॉर्म कर रहा है। अभी हो क्या रहा है कि ये सारी ट्रेंड में दो तीन नए सेक्टर्स ऐड हो गए हैं। एक तो केमिकल स्पेस है। अभी देखिए, केमिकल्स का कोई भी स्टॉक आपके टॉप लाइन में नहीं है, निफ्टी स्टॉक्स में नहीं है। दूसरा क्या है, स्टील स्टॉक्स हैव जस्ट स्टार्टेड परफॉर्मिंग। बट स्टील स्टॉक्स ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स में प्लस माइनस के कारण वो उनका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बट हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके बिकॉज ऑफ जो ब्रिक्स जो फॉर्म हुआ है और इनकी जो मैकेनिक्स वर्कआउट होगी फॉर प्राइसिंग ऑफ द करेंसीज, वैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज, मुझे लगता है कि वेपनाइजेशन ऑफ कमोडिटीज का काफी रोल रहने वाला है इसमें। तो हम स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है ऑन द कमोडिटीज। दूसरी चीज आप देखोगे कि चाइना में ना सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बहुत आ रही है। तो ऑल्दो चाइना डिक्लाइन में है, वहां पे रिसेशन है, लेकिन वहां पे सप्लाई इश्यूज भी आ रही है क्योंकि लोगों को वेजेस नहीं पहुंच रहे। वो लोग जॉब छोड़ के निकल गए और उधर कोई काम करने के लिए है नहीं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इंडियन कमोडिटीज के लिए क्रिएट हो गया है इंडियन। और दूसरी चीज क्या है, आप अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट में देर इज अ शिफ्ट ऑफ एलोकेशन फ्रॉम बॉन्ड्स टू इक्विटीज। तो वहां की मार्केट काफी फर्म है। तो ये सब चलते हुए हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। सिक्लिकल शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, और ये आपको दिखेगा कि अगले एक डेढ़ महीने में प्ले आउट होते हुए।
नहीं सर, ये मानते हुए कि बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, बाजार का ट्रेंड अभी भी मजबूती का है और निफ्टी पे तो कुछ अहम लेवल बताया निकलेश ने कि अगर उसको पार करता है तो वापस से मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल आए हैं बाजार की गिरावट के बाद, उनको लग रहा है कि क्या करना चाहिए। पहला सवाल धीरेन्द्र यादव का है, यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा है, इंडिया सीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 40 शेयर के पोर्टफोलियो में 188 रुपये के भाव पर वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। आज हमने देखा कि शेयर में लास्ट के 1 घंटे में काफ़ी तेज़ी से दबाव देखने को मिला है। इंडिया सीमेंट को लेकर निकलेश क्या राय होगी? देखो, इंडिया सीमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा चार्ट पास स्टडी कर रहा था। इसमें एक लेवल है 257। ये लेवल का अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और फिर जो टारगेट हम लोग बना के चलेंगे वो 295 प्लस के टारगेट होंगे। लेकिन अभी के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना 225 से लेके 226, ये लेवल आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये फिर से 257 को निकाल देता है तो डेफिनेटली इस पे फिर से री एंटर करना चाहिए। तब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 240 रुपीज के आसपास हम लोग प्लेस करेंगे। आती हुई सेहतों पर इंडिया सीमेंट पर जो अगला सवाल है रवि शर्मा का जयपुर से, इजी माई ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं। 4216 शेयर के पोर्टफोलियो में 42 रुपये 38 पैसे के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। विनीत सर, ये एक ऐसा शेयर है जो इस साल लोगों को पैसा बना के नहीं दिया है, करीब करीब 21% का नुकसान देखने को मिला है। हालांकि ये पूरा सेक्टर टूर एंड टूरिज्म में तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्या करें इस शेयर पे? हमने इसको काफी साल पहले रेकमेंड किया था, पर हमने अभी एग्जिट करने की सलाह दी है सब क्लाइंट्स को। हमें लगता है कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं कंपनी में, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा काम नहीं करें। आते हुए तौर पे कि पिछले दिनों उन्होंने जो है एग्जिट की राय दी है, तो आप चाहें तो रवीश जी इस शेयर से एग्जिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी आपको नुकसान नहीं हो रहा, काफ़ी खरीद के भाव के आसपास ही है। थोड़ी देर में वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे विनीत सर, तो आप उसमें निवेश करके चल सकते हैं। अगला जो सवाल है ज्ञानचंद जी का वाराणसी से, एजीएस ट्रांसमिशन के बारे में जानना चाहते हैं। 86 शेयर के पोर्टफोलियो में 185 रुपये के भाव पर ये एक ऐसा शेयर है जिसमें लगातार हमने गिरावट का ही ट्रेंड देखा है। हालांकि कह सकते हैं कि 45-50 से वापस से थोड़ी खरीदारी लौटी है। एजीएस ट्रांसमिशन क्या राय होगी आपकी इस पर? देखिए, स्टॉक अभी 64 रुपीज सर, एक बार स्टॉक टेक्नोलॉजी फिर से रिपीट करेंगे। एजीएस ट्रांजिट टेक्नोलॉजी, अभी इसका आज का जो क्लोजिंग भाव है, मैं आपको क्लोजिंग भाव बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। आज ये 64 रुपये 40 पैसे में बंद हुआ है। जी, देखो, इसमें वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। और 20 जून 2022 का जो एक पैनिक लो बना था ऑलमोस्ट 66-67 रुपीज के आसपास का, वो अगर मार्केट काट देता है तो फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये काउंटर 67 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसके ऊपर निकलेगा तो 64 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ऊपर में 77 से लेके 80, ये दो टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो ये राय आते हुए राजेश जी का अगला सवाल है, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से पूछना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 53 रुपये 50 पैसे के भाव पे इस शेयर में हमने देखा है लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक ऐसा शेयर है जिसने इस साल अच्छा परफॉर्म किया है, करीब 70-72% का रिटर्न दिया है। क्या रहा होगी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे आपकी? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। आपको डिसेंट रिटर्न मिलेंगे, बहुत एग्रेसिव बाय नहीं दे रहा हूँ इस पे, बट ये होल्ड करना, अभी बेचना नहीं चाहिए, इसको होल्ड करें और ऊपर की लेवल्स में 65-70 में आए तो इसको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 65 के आसपास चाहें तो इसमें थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। राजेश जी अभी होल्ड करने की सलाह होगी। ओम प्रकाश जी का सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। 1200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 36 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या करना चाहिए। विनीत सर, मैं आपसे ही जानूंगा, ये एक ऐसा शेयर है पीएसयू में जिसने अंडर परफॉर्म किया, हालांकि इस साल तो बहुत अच्छी रैली दिखाई है, क्या रहा होगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेके आपकी? नहीं, सेंट्रल बैंक से अच्छा तो हमें लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्विच करें, आपको ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फंडामेंटल्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हमने स्टडी भी किया है उसको, और हमें लगता है कि उसमें आपको 60 रुपए का टारगेट आ सकता है। करने की सलाह सीधे तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऐसा विनीत सर मान कर चल रहे हैं। हमने फटाफट अंदाज में कई सारे शेयरों पर चर्चा की है, अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। विनीत सर, शुरुआत मैं आपके साथ ही करूंगा। मुझे याद है
कि आपने एक दो डेढ़ हफ्ते पहले ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह दी थी 820 के लक्ष्य के साथ, और उस शेयर में आपने एक साल के नज़रिए से कहा था, 2 दिनों में शेयर में 20% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई थी और लगातार हमने इस खबर को कैरी भी किया, हेडलाइंस भी बनाया। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे ही शेयर बताइए, क्योंकि आपने कुछ शेयरों में स्विच करने की सलाह दी है, कुछ में बेचने की सलाह दी है, तो उनके लिए कुछ ऐसे शेयर जिसमें ठीक है नज़रिया छोटा नहीं लंबा रखे, 6 महीना 12 महीना का रखे तो अच्छा मुनाफा देखने को मिला। तो एक ऐसा ही शेयर है जो है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। इसमें ना आप देखो पिछले कई सालों से 800 और 1000 करोड़ का एबिटा कमाता है, लेकिन इस टाइम क्या हुआ है कि इनके तीनों ज्योग्राफीज जो है यूएसए, सऊदी अरेबिया और इंडिया, तीनों ऑयल की तेजी के कारण बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये उनका ब्रेकआउट मोमेंट है। और इसके अलावा ना कंपनी ने डीआई पाइप्स में भी वेंचर किया है। वाटर की डिमांड बहुत है तो उधर भी ऑर्डर आ रही है। टीएमटी बार्स ये जो गुजरात में बेचते हैं, वहां पे डिमांड की सप्लाई भी इतनी नहीं है, डिमांड बहुत जोर से बढ़ रही है। और इन्होंने ना सिंटेक्स खरीदा था। तो सिंटेक्स में हमें लगता है कि काफी अच्छी तेजी करेंगे क्योंकि ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और वेल्सपन की एक्सपर्टीज ऑफ मैनेजिंग बिजनेस की वजह से इनको काफी फायदा होगा। इन्होंने और एक एबीजी शिपयार्ड की एक्विजिशन की थी 650 करोड़ में, और इनके पास उधर इतना स्क्रैप है कि हमें लगता है कि 12 से 15 महीने में पूरे स्क्रैप की वैल्यू उनको रिकवर हो जाएगी। तो ये सारा चीजें आप देखोगे ना तो हमें लगता है कि इन्होंने जो 9,750 का रेवेन्यू किया था FY23 में, वो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा अगले 3 साल में, 21,900 के आसपास पहुंच जाएगा। और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 206 करोड़ की, हमें लगता है कि ये 6 गुना बढ़ के 1270 के करीब आ सकती है इनकी प्रॉफिट। मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंड हो रहे हैं, 5% का एबिटा 9.5 हो जाएगा। और हमें लगता है कि ये स्टॉक आप अगर अभी खरीदेंगे तो आपको अगले 24 महीने में कम से कम 200 रुपए का तेजी यानी 550 जी रुपए का सर, टारगेट मिल सकता है। तो 2 साल के लिए रखना है सर इसको 550 के लक्ष्य के साथ। सर हाँ जी, करेक्ट। तो 2 साल के नजरिए के हिसाब से वेल्सपन को आप खरीदारी कीजिए, 550 यस। रुपए का टारगेट होगा। आपकी तरफ से नितलेश कौन सा शेयर होगा? इनका स्ट्रक्चर देख के मैं दोनों की दोनों सिर्फ कॉल देना पसंद करूंगा और यहाँ पे मैं सिर्फ जाना पसंद करूंगा इंडसइंड बैंक के साथ। 1390 एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अभी खड़ा है। 1390 के नीचे अगर ये जाता है तो ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन आ सकता है। तो 1420 रुपए के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 1340 से लेके 1330 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। जब भी ये स्टॉक 1370 के नीचे ट्रेड करेगा, स्टॉप लॉस हमें ट्रेड करके 1400 के आसपास लेके चलना है। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा पॉलीकैब का। देखो पॉलीकैब में एग्रेसिव में थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ सेलिंग का। 5050 5060 ये लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कल हमें इसमें बिकवाली प्लान करना है 5130 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। नीचे में जो टारगेट होगी वो पहला टारगेट होगा 4780 से लेके 4700। ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बड़ा कुछ गैप अप गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के आसपास अगर मिलता है 5100 के आसपास या फिर 5110 के आसपास, तो डेफिनेटली वहां पे फिर से बिकवाली करना चाहिए। लेकिन गैप डाउन ओपन होता है तो उसको अवॉइड करना। तो पॉलीकैब में बिकवाली करने के सलाह ध्यान आपको ये रखना है कि अगर गैप डाउन होता है तो नहीं करना है। 5100 के आसपास अगर होता है तभी बिकवाली कीजिए, फिर 5130 का आपको इसमें स्टॉपस लगाना। 4700 का टारगेट होगा। जो दूसरा शेयर बिकवाली करने की नितलेश सलाह दे रहे हैं, इंडसइंड बैंक दे रहे हैं, उनको लगता है कि 1390 के नीचे इसमें बिकवाली कीजिए। कंडीशनल सेल है, 1390 के नीचे जाए तो बिकवाली कीजिए, फिर 1420 का आपको स्टॉपस लगाना है, 1330 का टारगेट होगा। विनीत सर, जनरली ये होता है कि आप 2 शेयर बताते हैं, आज आपने एक शेयर बताया वेल्सपन का, एक शेयर और बता दीजिए। दूसरा है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड। हमें लगता है कि ये आपको आज की डेट में 920 930 के रेंज में मिल रहा है। इसकी हमारी टारगेट 1245 1250 की है। आपको 2 साल होल्ड करना है। और हमें लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि केमिकल इंडस्ट्री में टर्न अराउंड है, हमें लगता है कि ये कंपनी में ना बहुत वैल्यू एडिशन है। ये कंपनी ने लगभग 3000 करोड़ का केपेक्स किया है और सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है। तो हमको बेस केस में 1250 लगता है। पर अगर आपकी कमोडिटी रैली अग्रेसिवली बढ़ती है तो ये ना आपको एकदम आउटसाइज्ड रिटर्न्स दे सकता है।
तो हमें लगता जी है सर। कि ये स्टॉक काफी अच्छा रहेगा खरीदने को। तो डीसीएल श्रीराम दूसरा शेयर इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 1247 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 2 साल का टारगेट ध्यान रखें, 2 साल की अवधि के हिसाब से आप उसको होल्ड करना है। दोनों शेयरों में जो खरीदारी करने की उन्होंने सलाह दी है उसमें 2-2 साल के नज़रिए के हिसाब से उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। वेस्टर्न कॉप भी उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 2 साल के नज़रिए के हिसाब से 550 रुपये का तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। विनीत सर और निखिलेश, आपका शुक्रिया ईटन और स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे बीते आधे घंटे में चर्चा करने के लिए। आज हमने भले ही देखा बाजार दिन के निचले स्तर पर है, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी पर दिन भर ईटन और स्वदेश पर खास कवरेज जारी रहेगा। हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिले। लेकिन आज के लिए कल की तैयारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।